बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर अंधा था, फिर भी रोज रात मुझसे कहता कि तुम बहुत हसीन हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है। मुझे बड़ी हंसी आती क्योंकि मैं बदसूरत थी और शौहर से 16 साल बड़ी थी। एक दिन मुलाजमा बोली, बाजी आप ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? आपके पास तो मौका है कि भाग जाओ। मुझे कुछ समझ ना आया तो बोली, अलमारी के अंदर एक और दरवाजा है, तहखाने के अंदर जाकर देख लें। मैं तो दंग रह गई और देखा तो सचमुच तहखाना था। मैं अंदर गई तो जान निकल गई क्योंकि मेरे अंधे शौहर ने, कहते हैं कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि मोहब्बत भी। मैं इस मुहावरे की जीती जागती मिसाल हूँ। मेरा नाम नाज़नीन है। मैंने कदरे गरीब घराने में आँख खोली थी। इस दुनिया में गुर्बत से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले खुद गरीब होते हैं। मुझे भी अपनी गुर्बत से बहुत नफरत थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास भी दुनिया की हर सहूलत मौजूद हो। मैं हसीन तो बहुत थी, मगर मेरा ये हुस्न किस काम का था जो वालिदैन के घर बैठे बिठाए ही मुरझा गया था। मैं जहेज ना होने की वजह से अपने वालिदैन के घर बैठी की बैठी रह गई थी, जबकि मेरी उम्र की तमाम लड़कियां ब्याही जा चुकी थी। मेरी उम्र ज्यादा थी, मगर फिर भी इतनी न थी जितनी मेरे चेहरे से नजर आने लगी थी। मैं अपने मुरझाते हुस्न को संवारने के लिए कुछ कर ही नहीं सकती थी कि हमारे घर में तो रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि मैं अपने कॉलेज की एक सहेली के घर शादी पर गई थी। ये लोग बहुत अमीर थे। मैंने हमेशा अमीर लड़कियों के साथ ही दोस्ती की थी। मेरा कॉलेज खत्म हुए भी 8-9 बरस गुजर चुके थे, मगर मैंने इन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म नहीं की थी। एक दोस्त की शादी में दूसरी अमीर दोस्त से महंगा ससूर उधार मांग कर पहन गई थी। मैं उस खूबसूरत से जोड़े में बिल्कुल भी जच नहीं रही थी, क्योंकि अब मैं हर वक्त परेशान रहती थी और इस परेशानी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। खैर, मैं अपने आप में मगन थी जब एक औरत मेरे पास आकर बोली, बेटा आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैंने उस औरत का बगौर जायजा लिया था। उसने हाथों में खूब भर भर कर सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी और फिर उंगलियों में हीरे की अंगूठियां भी चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस औरत को आंटी कहकर मुखातिब करूं या आप ही, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके उससे आंटी कह दिया था। मैंने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, आंटी मेरा नाम नाज़नीन है, मैं रिमशा की दोस्त हूँ। फिर वो मुझसे और सवाल जवाब करने लगी थी। तब मैं बोली, आप कितनी खूबसूरत हैं। मैंने इस पूरी महफिल में आपसे ज्यादा हसीन औरत नहीं देखी। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खैर, उन्होंने बातों ही बातों में मुझसे मेरे घर का एड्रेस भी ले लिया था। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मुझे इल्म था कि लोग इस तरह से लड़कियां पसंद करते हैं। शादी की तकरीब खत्म हो गई तो मैं घर आ गई थी। अब मैं हर रोज दुआ करती थी कि या अल्लाह प्लीज वो अमीर सी आंटी आकर मेरा रिश्ता मांग ले। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी और फिर कुछ ही दिनों बाद वो औरत सच में हमारे घर पर मौजूद थी। मेरी अम्मी उसे देखकर बहुत हैरान हो रही थी। तब आंटी शाइस्ता कहने लगी, मैं नाज़नीन की दोस्त हूँ, उससे मुलाकात मेरी रिमशा की शादी में हुई थी। अम्मी बहुत खुश हो गई थी। इतनी अमीर औरत हमारे घर आई थी। अम्मी के तो हाथ पैर ही फूल गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के सामने क्या पेश किया जाए। आंटी शाइस्ता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। अम्मी को भी उन्होंने बैठने का कह दिया था। आंटी शाइस्ता कहने लगी, नाज़नीन मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए तवज्जो से सुनना। दरअसल मैंने तुम्हें शादी की तकरीब में देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे बहुत प्यारी लगी हो। सबसे बढ़कर जो बात मेरे लिए मायने रखती है वो तुम लोगों की शराफत है। मुझे इल्म है कि गरीब घरानों की लड़कियां शरीफ होती हैं और निबाह करने वाली होती हैं। आजकल हमारे खानदान में हर दूसरे जोड़े की तलाक हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मैं शर्मा गई और बोली, इस बात का जवाब तो मेरे वालिदैन ही देंगे। आंटी शाइस्ता बोली, बेटी मैं पहले तुमसे बात करना चाहती थी। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ निबाह कर लोगी? अगर जिंदगी ने तुम दोनों में से किसी एक का इम्तिहान लिया तो बताओ, तुम मुश्किल वक्त में मेरे हसन को छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? मैं मुस्कुरा दी और बोली, आंटी हम सफेद पोश लोग हैं। हम जिसके साथ एक बार जुड़ जाते हैं फिर उम्र भर उसका साथ नहीं छोड़कर जाते, चाहे हालात कैसे ही हो। आंटी ने मेरा माथा चूम लिया था। वो कहने लगी, मुझे तुमसे इसी किस्म की बात की तवक्को थी। फिर उन्होंने अम्मी से सवाल जवाब किए तो अम्मी कहने लगी कि मैं नाज़नीन के अब्बू के साथ मशवरा करके ही आपको जवाब दूंगी। आंटी शाइस्ता चली गई तो मैं बोली, अम्मी किसी भी हाल में ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अम्मी हंस दी और बोली, तुमने मुझे इतना ही पागल समझा हुआ है क्या? अगर वो औरत मुझे कहती कि अपनी बेटी को अभी मेरे साथ रुखसत कर दो तो ये भी मैं मान जाती। तुम्हारे अब्बू से पूछने का तो उसके सामने नाटक किया था ताकि वो ये समझने लगे कि हम मशरकी से लोग हैं। मैं अम्मी की बातें सुनकर हंसती थी। खैर, जब शाम में अब्बू घर वापस आए तो अम्मी ने उनसे कह दिया था कि नाज़नीन का एक रिश्ता आया है, एक बहुत ही अच्छे घर से। मैंने तो सोच लिया है कि अपनी बेटी की शादी वहीं पर करूंगी। अब्बू कहने लगे, फैसला करके अब बता रही हो मुझे? लोगों का बताओ, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, फिर मैं छानबीन करूंगा तो ही बताऊंगा कि ये शादी करनी है या नहीं। अम्मी कहने लगी, बस बस
मैंने और नाज़नीन ने फैसला कर लिया है, और अब क्या हमारी नाज़नीन की उम्र छानबीन करने वाली रह गई है? इसकी उम्र जितनी हो गई है, इस उम्र में तो इसको रंडवा ही मिलेगा। मगर अब जो रिश्ता आया है वो लड़के वाले बहुत अमीर है, नाज़नीन की दोस्त के रिश्तेदार हैं, यकीनन अच्छे ही लोग होंगे। अब्बू ने अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर अम्मी ने उनकी एक नहीं चलने दी थी। वो बोली, बस मैं अपनी बेटी की शादी उधर ही करूंगी जहां मेरा दिल चाहेगा। अब्बू अम्मी की बातें सुनकर खफा हो गए थे। उसके बाद उन्होंने चुप साध ली थी। वो कहने लगे, तुम लोगों की मर्जी है, जो जी में आता है करो, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी एक बार मिलती है और उसे तजुर्बों की भेंट नहीं चढ़ा देना चाहिए। अम्मी ने आंटी शाइस्ता को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। फिर वो अगले ही दिन हमारे घर आ गई थी। वो कहने लगी कि मैं शादी की तारीख लेने आई हूँ। अम्मी घबरा गई और बोली, अभी तो हमने किसी किस्म की कोई तैयारी भी नहीं की, अभी शादी नहीं कर सकते। आंटी कहने लगी, आपने क्या तैयारी करनी है? हमें नाज़नीन 2 जोड़ों में चाहिए बस, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। फिर हम बारात भी मुख्तसर सी ही लाएंगे। दरअसल हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि हम बहुत बड़े बड़े घरानों से अपनी बहुएं लेकर आते हैं। ये तो नाज़नीन मेरे दिल को भा गई, इसलिए मैंने स्टेटस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लोगों को इस बात का इल्म हो कि आपका ताल्लुक मुतवस्सित घराने से है, और फिर लड़की की उम्र भी मेरे बेटे से ज़्यादा है। अम्मी ने आंटी शाइस्ता की तमाम बातें मान ली थी और अगले ही हफ्ते मेरी शादी की तारीख तय पा गई थी। अब्बू को जब इस बात का इल्म हुआ तो बहुत ज़्यादा खफा हुए थे। कहने लगे, नाज़नीन, मुझे तुमसे इस किस्म की बेवकूफ़ी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तुम भी अपनी माँ की बातों में आ गई हो। तब मैं बोल ही पड़ी थी, अब्बू, इस रिश्ते में मेरी भी मर्जी शामिल है। अब्बू फिर खामोश हो गए थे। और फिर वो दिन आ ही गया था जब मेरी शादी इस मुल्क के चंद बड़े घरानों में से एक घर में हो गई थी। मैं रुखसत होकर ससुराल गई तो बड़ा सा घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे जिस कमरे में ले जाकर बिठाया गया वो कमरा इस कदर खूबसूरत था कि मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में मेरा शौहर आ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो कहने लगा, नाज़नीन, तुम बहुत खूबसूरत हो। जबकि मैं तो सख्ते के आलम में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा था, जबकि मैं तो उसके सामने बुढ़ी लग रही थी। वो कहने लगा, हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं अंगूठी पहना दूं। मैंने हाथ आगे किया तो मेरा शौहर हसन दूसरी जानिब अंगूठी ले गया था। फिर खला में अंगूठी घुमाता रहा और फिर बड़ी कोशिश के बाद उसने आखिरकार मुझे अंगूठी पहना ही दी थी। मैं बहुत हैरान हुई थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर सोचा कि शायद मजाक कर रहा हो। उसके बाद हसन ने मुझे अपने मुतालिक चंद बातें बताई थी और कुछ मुझसे पूछी थी। रात गहरी हो गई थी तो हसन मेरे करीब आने लगे थे, मगर न जाने बार बार मुझे ये एहसास क्यों हो रहा था कि शायद हसन के साथ कोई मसला है। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि शादी की पहली रात थी और ये डर भी था कि कहीं वो मुझसे खफा ही ना हो जाए। सुबह हुई तो मैंने नहाकर बहुत खूबसूरत से लिबास पहन लिया था। हसन मेरे उठने से पहले ही तैयार होकर बैठे हुए थे। हसन कहने लगे, चलो नाज़नीन, बाहर चलते हैं, अम्मी हमारी मुंतजिर होंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और दरवाजे की जानिब चल दी थी, जबकि हसन अभी तक बेड पर ही बैठे हुए थे। मैंने थोड़ी देर उनका इंतजार किया, फिर आखिर बोल ही पड़ी, हसन आ जाए। वो एकदम से घबराकर दरवाजे की जानिब आ गए थे। मैंने अजीब सी नज़रों से अपने शौहर को देखा था। वो न जाने क्यों इतने गैर हाजिर से थे। उनका वजूद तो मेरे साथ था, मगर ऐसा लगता था जैसे वो जहनी तौर पर कहीं और गए हुए हैं। यूं ही दिन गुजर गया था। शाम हुई तो मुझे अब्बू की याद आने लगी थी। वो इस वक्त काम से थके हारे वापस आया करते थे, जबकि इस घर में इतने मुलाजमीन थे कि किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं और हसन सोफे पर बैठे हुए थे जब हसन कहने लगे, मेरे लिए फ्रिज से जूस ले आओ, सुर्ख रंग की बोतल में जूस पड़ा है। मैं जल्दी से उठी और किचन में आ गई। फ्रिज में सिर्फ एक ही सुर्ख रंग की बोतल पड़ी हुई थी। मैं वो उठाकर बाहर ले गई थी। हसन कहने लगे, इसे खोलकर जूस गिलास में उंडेल दो। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था। फिर न जाने कैसे देखते ही देखते हसन का हाथ गिलास पर लगा था और गिलास में जितना भी जूस था वो हसन के ऊपर गिर पड़ा था। वो चीखने लगे थे, हाय मेरी आंखें, हाय मैं जल गया। हसन की चीखों पुकार सुनकर मेरी सास भी वहीं आ गई थी। सामने ही हसन दर्द से कराह रहा था। मेरी सास की नज़र जब बोतल पर पड़ी तो वो गुस्से से कहने लगी, ये बोतल यहाँ कौन लेकर आया है? इसमें तो यूपीएस वाली बैटरी का पानी था। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। हसन को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो वो कहने लगे कि हसन हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीनाई खो चुका है। शादी के दूसरे ही दिन इस खबर ने तो मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। मेरी सास मुझे घूर कर बोली कि तुम बहुत मनहूस हो, तुम्हारे आते ही मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अब मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। जबकि मैंने उनकी इस बात पर किसी किस्म का कोई इजहार नहीं किया था। मुझे उनकी ये बात सुनकर जरा भी दुख नहीं हुआ था कि वो मुझे तलाक दिलवा देंगी। शायद मेरे दिल के किसी कोने में यह ख्याल पनप रहा था कि मुझे तलाक ले लेनी चाहिए, मगर मैंने फिलहाल किसी पर भी इस ख्याल को आश्कार नहीं किया था। हुआ कुछ यूं कि मैं तो घर वापस आ गई थी। हसन को डॉक्टर्स ने 2 दिन अस्पताल में रखा था और फिर डिस्चार्ज कर दिया था। 2 दिन के बाद जब वो घर वापस आया तो कदरे फ्रेश लग रहा था। मेरी सास और ससुर दोनों ही लाउंज में बैठे हुए थे। मैं भी वहीं चली गई थी। मेरी सास कहने लगी, हसन
तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अब तुम उम्र भर के लिए देख नहीं पाओगे। मुझे बताओ, तुम अपनी बीवी को क्या सजा देना चाहते हो? हसन कहने लगा, मम्मा, इसमें नाज़नीन का क्या कसूर है? इसने तो मुझे अंधा नहीं किया ना। जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो गया है। अब मुझे तो इस बात की फिक्र है कि न जाने नाज़नीन मेरे साथ रहना पसंद भी करेगी या नहीं। जो नाज़नीन का फैसला होगा वही मेरा होगा। बताओ नाज़नीन, तुम क्या कहती हो? हसन की बातें सुनकर मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि मेरा शौहर कितना अच्छा इंसान है। अगर इसकी वजह से मेरी बीनाई गई होती तो शायद मैं इसे जिंदा भी न छोड़ती। मैं बोली, हसन, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये बात बस मैंने यूं ही कह दी थी, क्योंकि अभी मैं हसन के साथ चंद दिन रहकर इस बात का फैसला करना चाहती थी कि आया मैं इस शख्स के साथ जिंदगी बिता सकती हूँ या फिर नहीं। मेरी सास कहने लगी, नाज़नीन, आज तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है। तुमने अपने शौहर के साथ को चुना है। अब इसको किसी किस्म के भी सख्त हालात में छोड़कर मत जाना। बताओ, वादा करती हो? मैंने सर हिला दिया था। फिर मैं हसन का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई थी। हसन ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो अपनी इस माजूरी के बावजूद मेरा भरपूर साथ देंगे और मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। हसन सो गए तो मैंने अम्मी को फोन किया था। फिर सारी रुदाद उनको सुना डाली थी। मेरी अम्मी तो ये बातें सुनकर दंग ही रह गई थी। वो कहने लगी, नाज़नीन, तुम्हें इस वाकये की मुकम्मल छानबीन करनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारा शौहर शादी के दूसरे ही दिन अंधा हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम अपने सारे मुलाजमीन को कटहरे में खड़ा करो, उन पर सख्ती करो ताकि वो सारा सच उगल दे। मैं भी जरा चौंक गई थी। अम्मी ठीक ही तो कह रही थी। मैंने फोन बंद किया और किचन में चली आई थी। हमारा बावर्ची एक औरत थी। वो सारा सारा दिन किचन में ही काम किया करती थी। उसका नाम साजदा था। मैं माथे पर बड़ डालकर साजदा के पास गई और बोली, हाँ, मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। हसन की जूस वाली बोतल में यूपीएस की बैटरी का पानी किसने डाला था? वो मुलाजमा मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बीबी जी, मुझे इल्म है कि आप जरा दरमियाने तबके से ब्याह कराई हैं। आपको इल्म नहीं है कि ये बड़े लोग किस किस्म की चालें चलते हैं। इनसे जरा होशियार रहिएगा। ये इंसान को धोखा देने में माहिर होते हैं। मुलाजमा की बातें सुनकर मैं तो जैसे सकते में ही आ गई थी। तब अचानक मेरी आंखों के सामने शादी की रात वाले मंजर घूमने लगे थे। हसन कैसे मेरी उंगली में अंगूठी पहनाना चाह रहे थे, मगर उन्हें मेरा हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। फिर उस रात भी और कुछ भी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जब मैं कमरे से बाहर जाने लगी थी तब भी हसन को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैं दरवाजे तक पहुंच गई हूँ। क्या हसन शादी से पहले ही नाबीना थे? ये सब उन्होंने ढोंग रचाया है। फिर शादी से पहले मेरी सास ने भी मुझसे कहा था कि अपने शौहर को किसी किस्म के सख्त हालात में छोड़कर मत जाना। मैं लड़के से बहुत बड़ी थी, फिर भी इतने अमीर लोगों ने मुझे कैसे पसंद कर लिया था, जबकि मेरा और हसन का कोई जोड़ बनता ही नहीं था। ये सब बातें आम नहीं थी। मेरी सास और शौहर ने मिलकर मुझे और मेरी वालदा को पागल बनाया था। तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि काश हमने अब्बू को इस बात की इजाज़त दी होती कि वो तहकीकात कर ले। वो इन लोगों के मुतालिक मालूमात निकलवा लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। अब मेरे पास सिवाय पछतावे के और कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर मैंने सोच लिया था कि इन लोगों को इस धोखे का मजा चखा कर रहूंगी। मैंने इस घराने में शादी फकत पैसे की खातिर की थी। वो तो मैं किसी न किसी तरह इनसे ईंट ही लेती। मेरा शौहर नाबीना था। उससे जायदाद के कागजात पर साइन करवाना या अंगूठा लगवाना कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने सोच लिया था कि इन लोगों के साथ अब मैं धोखा ही करूंगी। अब मैं अपने शौहर का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मेरी सास ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। उसको तो यही लगता था कि उन्होंने जो बेटी की बिनाई जाने का इल्जाम मेरे सर पर धरा है, इसकी वजह से खौफजदा होकर मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। खैर, यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और मुझे मुनासिब मौके की तलाश थी। अब मैं जब भी अपने शौहर के पास जाती तो वो मेरी बहुत तारीफ किया करता था। कहता, नाज़नीन, तुम बहुत हसीन हो। मैंने शादी की पहली रात जब तुम्हें देखा था, जब से तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में फिट हो चुकी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे ये सब देखकर बहुत हंसी आती थी, क्योंकि अब तो मैं सारी हकीकत से आगाह थी ना। मेरे शौहर ने तो कभी मुझे देखा ही नहीं था। न जाने वो कब से नाबीना था। एक दिन मैं किचन में गई तो साजदा इधर उधर देखकर मेरे करीब सरक आई थी। वो कहने लगी, बीबी जी, आप भाग क्यों नहीं जाती? आपके पास तो अभी भी मौका है। आप पर किसी किस्म की कोई रोक टोक भी नहीं है। मैं साजदा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई थी और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुझे भागने का मशवरा क्यों दे रही हो? तब साजदा कहने लगी, बाजी, आपको अल्लाह की कसम है कि ये बात किसी से मत करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों को इल्म हो गया कि मैंने आपको कुछ बताया है तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। मैं अब खौफजदा हो चुकी थी। मैं बोली, तुम ये क्या कह रही हो? कैसी बातें? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तब साजदा बोली, बीबी जी, मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं बता सकती। आप बस अपने कमरे की अलमारी खोलकर देख लेना। उसके आगे एक और भी दरवाजा है। दरवाजा तहखाने को जाता है। आप वहां जाकर देखेंगी तो सारी हकीकत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। मैंने सर हिला दिया और किचन से बाहर आ गई थी।
अब मेरे कदम अपने कमरे के जानिब बढ़ रहे थे। मेरी सास और शौहर घर पर मौजूद नहीं थे। मेरी सास हसन को डॉक्टर के पास लेकर गई हुई थी। मैं जल्दी से अलमारी की जानिब बढ़ी थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर उस पर तो ताला लगा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी और अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई थी। सोचती रही कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर फिर अंदर से आवाज आई कि नाज़नीन, ये वक्त यूं अफसुर्दा बैठकर जाया करने वाला नहीं है। उठो, चाबी तलाश करो और सारी हकीकत जान लो। ये ख्याल आते ही मुझ में एक नई रूह पैदा हो गई थी। मैं जल्दी से उठी और कमरे की एक एक चीज की तलाशी लेने लगी थी। मेरे हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरी मदद करे, मुझे आज सारा सच दिखा दे। यूं ही कमरे की छानबीन करते मेरी नजर दीवार पर लटकती एक तस्वीर पर पड़ी थी। मैंने उसको पलट कर देखा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही थी, क्योंकि उसके पीछे ही चाबी पड़ी थी। मैंने वो चाबी उठाई और अलमारी का दरवाजा खोल लिया था। मुलाजमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस अलमारी के अंदर भी एक और दरवाजा था। मैंने उसे धकेला तो वो खुलता चला गया था। सामने का मंजर देखकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी। मैं भागकर अंदर गई, क्योंकि वहां तो कमरे का मंजर बहुत खौफनाक था। मैंने वहां जो चीज देखी थी उसे उम्र भर भूल नहीं सकती थी। तभी मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी। यकीनन मेरा शौहर और मेरी सास ही थे। मैं जल्दी से तहखाने से बाहर निकली थी। मैंने अलमारी को बंद कर दिया और कमरे की सारी चीजें वैसे ही कर दी थी जैसे पहले पड़ी हुई थी। मैंने खुद को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की थी, मगर मेरे हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। जो कुछ मैंने देखा था वो बहुत परेशान कुन था। ये शुक्र था कि मेरी सास और शौहर को मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं हुआ था। जब सब लोग रात का खाना खाकर अपने कमरों में चले गए तो मैं साजदा के पास आ गई थी। मैं बोली, साजदा, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। साजदा मेरी तरफ देखकर बड़ी हैरत से बोली, बीबी जी, आप क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं। हम औरतें कमजोर हैं, हमें बैरूनी मदद की जरूरत है। मेरे ख्याल में आपके पास इस वक्त जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो पुलिस का है। आप पुलिस को सारी मालूमात दे दें। वो जब आकर छापा मारेगी तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। साजदा की बात 100% ठीक थी। मैंने सोच लिया था कि उसकी बात पर अमल जरूर करूंगी। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई थी, जबकि हमारे घर के लोग जरा देर से जागा करते थे। मैं अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गई थी। मैंने पुलिस को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। साथ ही साथ मैंने उनसे दरखास्त भी की थी कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाए। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि हमारे घर में पुलिस दाखिल हो चुकी थी। तब मेरी सास, ससुर और शौहर नाश्ता कर रहे थे। मेरा शौहर सर झुका के बैठा था। तब पुलिस लाउंज में दाखिल हो गई थी। हसन बोला, मामा, पुलिस। ये अल्फाज सुनकर तो मुझ पर बिजली गिर पड़ी थी। क्या हसन को नजर आता था? फिर उसने मेरे सामने नाबीना होने का ढोंग क्यों रचाया था? पुलिस ने सर्च वारंट दिखाए थे, मगर मेरी सास ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी। मेरी सास ने जल्दी जल्दी फोन उठाया था। शायद वो कोई तगड़ी सिफारिश कराना चाहती थी, मगर एक लेडी कांस्टेबल ने उनके हाथ से मोबाइल फोन उचक लिया था। पुलिस अब हमारे बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। मेरा शौहर उनके पीछे ही गया था। मैं भी साथ ही चली गई। पुलिस ने सारे कमरे की तलाशी ली और वो अलमारी ढूंढ निकाली। अलमारी खोली और फिर तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुके थे। वहां से 3 औरतों और 2 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया था, जबकि मेरी सास और शौहर को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैंने पहले ही अपना सामान पैक किया हुआ था, इसलिए उन लोगों के जाते ही मैं भी अपने घर चली गई। अगले दिन मुझे थाने से कॉल आई थी। वो ये पर्चा मेरे नाम से दर्ज करना चाहते थे। पुलिस ने मुझसे पूरे वाकये की तफसील पूछी तो मैं बोली कि एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, जब मेरी नजर तस्वीर के पीछे पड़ी चाबी पर पड़ी। मुझे पहले से ही अपने शौहर पर शक था, इसलिए मैंने अलमारी खोल ली। ये देखकर तो दंग रह गई कि अंदर तो एक तहखाना बना हुआ है। मैं उसमें दाखिल हो गई। तब मैंने वहां औरतों और बच्चों को देखा था। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो एक औरत ने बताया कि वो हसन के वालिद की दूसरी बीवी है। ये 2 बच्चे उन्हीं के थे। हसन के वालिद का जब इंतकाल हो गया तो उनकी सौतन यानी शाइस्ता ने फोन करके उन्हें घर पर बुलाया और कहा कि मैं अब बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। वो खुशी खुशी यहाँ आ गई तो शाइस्ता ने उन्हें और उनके बच्चों को तहखाने में बंद कर दिया था। फिर दूसरी लड़की ने बताया कि मैं हसन की बीवी हूँ। चंद माह उसके साथ रही। फिर मुझे हसन पर कुछ शक हुआ था। मुझे अलमारी के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती थी, इसलिए जब मैंने अलमारी का राज हासिल कर लिया तो हसन ने मुझे भी यहीं पर बंद कर दिया। दूसरी लड़की भी हसन की बीवी ही थी। मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया और बोली, मुलजिमान ने अब तक कोई इंकशाफ किया या नहीं? पुलिस ऑफिसर ने जो बात बताई थी वो बहुत परेशान कुन थी। वो कहने लगा, हसन नामी मुलजिम ने बताया है कि उसके वालिद ने मरने से पहले अपनी आधी जायदाद अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के नाम कर दी थी। इस बात पर मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा था, इसलिए उन्होंने ही ये प्लान बनाया था। फिर उन्होंने दूसरी बीवी और बच्चों को बुलाकर कैद कर लिया था। फिर हसन की शादी हुई और उसकी बीवी को सच मालूम हो गया तो उन्होंने उसकी बीवी को भी कैद कर लिया था। फिर दूसरी शादी की और दूसरी बार भी ये राज खुल गया था, इसलिए उन्होंने हसन की तीसरी शादी बड़ी उम्र की लड़की से की और गरीब घराने की लड़की को ब्याह कर लाए कि अगर उसे सच मालूम भी हो जाए तो डरा धमका कर चुप करवा दिया जाए। जबकि हसन ने अंधेपन का नाटक भी यही दिखाने के लिए किया था
कि मेरी तीसरी बीवी ज़हीन है या मासूम। अगर तुम मासूम सी होती तो उन लोगों के लिए खतरा ना होती, मगर आपने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ऐसे हालात में खुद हीरो बनने के बजाय पुलिस को आगाह करना चाहिए। हसन की थोड़ी बहुत जायदाद मेरे भी हिस्से में आ गई थी, वो लेकर मैं अपने वालिदैन के घर आ गई हूँ। अब मैं अच्छे रिश्ते की मुंतजिर हूँ। क्या मेरी शादी हो सकेगी या मैं अपने लालच की सजा उम्र भर भुगतती रहूंगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।